हाय बच्चों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। और आज हम हाजिर हैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। तो आज बच्चों हम इसका करेंगे प्रश्न आंसर, और देखिए क्या होता है इसमें आगे। पहला सवाल है, कोशिका मतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका मतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बच्चों, ये सवाल ऐसे है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी के बारे में है। आइए, ऑप्शन दिया हुआ है आपका रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन एवं स्वान, पुरकिंजे और रॉबर्ट ब्राउन। तो बच्चों, इसमें इसका उत्तर होगा स्लाइडेन एवं स्वान। बात 1838 ईस्वी की है बच्चों। 1838 में स्लाइडेन, जो कि जर्मनी के थे, कहां के थे? जर्मनी के थे। ये जर्मनी के थे स्लाइडेन। स्लाइडेन जर्मनी के थे। और 1839 ये स्वान, ये बच्चों इंग्लैंड के थे। ये इंग्लैंड के थे। तो स्लाइडेन जर्मनी के थे और थे क्या? ये थे बोटनिस्ट, वनस्पति विज्ञानी थे। और स्वान, जो कि इंग्लैंड के थे, और क्या थे? ये थे प्राणी विज्ञानी। और दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो सवाल यही आपका है कि कोशिका मतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। बताया था इस सिद्धांत में कि सभी जीवों का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। दूसरा बात कहा था कि जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। कहा था कि सारे सेल एक दूसरे से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी एक निश्चित कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये सारी बातें कोशिका सिद्धांत से संबंधित थी, जो मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, स्लाइडेन एवं स्वान। बात करें रॉबर्ट हुक की, तो बच्चों रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। बात है बच्चों 1665, 1665 ईस्वी की बात है, जब रॉबर्ट हुक ने पेड़ के छाल से, वृक्ष की छाल से कोशिका की खोज कर दी थी। दूसरा बच्चों पुरकिंजे, तो बच्चों पुरकिंजे जीव द्रव्य शब्द दिया था। और रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे तो इन्होंने 1831 ईस्वी में, कब बाबू? 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। और किससे किया था? ऑर्किड के बीज से। बच्चों, दुनिया का सबसे छोटा जो बीज है वो ऑर्किड का बीज है। और ऑर्किड के बीज में सबसे पहली बार उन्होंने केंद्रक की खोज कर दिया। हालांकि केंद्रक के अध्ययन करने के लिए जिस पादप का उपयोग किया गया उसका नाम है एसिटाबुलेरिया। क्या नाम बच्चा? एसिटाबुलेरिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो बाबू, दूसरा नंबर सवाल, रिक्त स्थान का आशय निम्न में से किससे है? ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका केंद्रक। बच्चों, रिक्त स्थान का आशय कोशिका से है। तीसरा ऑप्शन सही होगा, कोशिका से है बच्चों रिक्त स्थान का आशय। बच्चों, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और हमारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिका है। तो कोशिका का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान। हालांकि ये कोशिका शब्द जो बना हुआ है ये सेलुला से बना हुआ है। सेलुला से बना हुआ है। सेलुला का मतलब होता है बाबू छोटा सा कमरा, लिटिल रूम। तो इसका उत्तर होगा क्या? कोशिका। बात करें कोशिका द्रव्य की, कोशिका द्रव्य क्या होता है बच्चों? तो कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर केंद्रक से बाहर
पाए जाने वाला तरल गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, केंद्रक तो आप समझ ही गए हैं। केंद्रक क्या है? कोशिका का कंट्रोल रूम है, कोशिका का नियंत्रक कक्ष है। तो इसका उत्तर होगा कोशिका। आगे बढ़ेंगे। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? बच्चों, जीव द्रव्य, ध्यान देंगे, एक बात समझेंगे सभी। देखिए, मान लीजिए अब मैंने आपके यहाँ सेल बना रहा हूं और ये मैं सेल बना रहा हूं एनिमल सेल। बच्चों, एनिमल सेल कैसे ही बन सकता है? तो एनिमल सेल का आकार अनिश्चित होता है, गोल अंडाकार कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, ये एनिमल सेल और मैंने यहां बना दिया इसका न्यूक्लियस। ध्यान देंगे बाबू, ये बन रहा उसका केंद्रक। तो जो बच्चों केंद्रक के अंदर में जो गाढ़ा पारभासी चिपचिपा पदार्थ है, इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और जो पदार्थ केंद्रक से बाहर है, कोशिका में प्लाज्मा, उसके प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक से बाहर प्लाज्मा झिल्ली से लेकर के संपूर्ण कोशिका में जो फैला हुआ है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। यानी ये हो गया आपको कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और ये देखिए केंद्रक है, कहां है? केंद्रक के अंदर है, तो ये हो गया केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। और बच्चों, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला देते हैं तो बनता है जीव द्रव्य। आपका सवाल यहीं से है कि जीव द्रव्य शब्द का, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था बच्चों? तो पहले आपको समझना कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त गाढ़े चिपचिपे पारभासी पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। बच्चों, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे ने किया था, ये चौथा आंसर इसका होगा। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का नामकरण किया था। लेकिन बच्चों, जीव द्रव्य को पहले सारकोड कहते थे। क्या कहते थे? सारकोड। और सारकोड की खोज डुजार्डिन ने किया था बच्चों। तो आपसे पूछे कि जीव द्रव्य की खोज किसने किया, तो कहेंगे डुजार्डिन, क्योंकि इसी डुजार्डिन के द्वारा खोजे गए गाढ़ा पारभासी चिपचिपे पदार्थ को पुरकिंजे ने क्या कह दिया था? जीव द्रव्य कह दिया था। अब देखो बच्चों, रॉबर्ट हुक तो हो गया है, कोशिका की खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज किए थे, आपको मैंने बताया। और समय था कब? 1831। रुडोल्फ विर्चोव ने बच्चों कोशिका विभाजन की खोज की थी 1855 ईस्वी में। बच्चों, इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि सारे कोशिकाओं का निर्माण पूर्व से निर्मित कोशिका से हुआ है। और इस तरह से उन्होंने कोशिका विभाजन की खोज कर दी रुडोल्फ विर्चोव ने। और इस सवाल का उत्तर क्या होगा? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे, चौथा नंबर। आगे बढ़ते बच्चों, अगला है सवाल आपका, मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक कौन है? मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के संस्थापक कौन है? तो कभी कभी संस्थापक से सवाल पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो देखिए ध्यान से, इसका उत्तर होगा मद्रास तमिलनाडु, यानी जीएन रामचंद्रन। क्या होगा? जीएन रामचंद्रन। बच्चों, पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, पंचानन माहेश्वरी। एमएस स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। बच्चों, बात है 1967 की,
जब गेहूं के फसल में बेशुमार वृद्धि हो गई थी, उससे कहा गया था हरित क्रांति। और बात करें बच्चों जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने पादप के बारे में कुछ बताया था, कहा था कि पादप भी हमारे तरह कटने पर दर्द को महसूस करते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक पौधा का प्रयोग किया था बच्चों। उस पौधा का नाम है डेस्मियम। और ये बड़े सवाल पूछता है कि जगदीश चंद्र बसु ने अपना प्रयोग किसके लिए किया था, तो ये बच्चा होगा डेस्मियम का पौधा, डेस्मियम का पौधा। इस तरह से इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन 1। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। तो ये बच्चों हम बात करें 5वें प्रश्न पर, और 5वां सवाल प्रश्न इस प्रकार से है कि जीवाणुओं में निम्न में से किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बच्चों राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। है क्या, तो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनी हुई संरचना है, जो कि जिसपे झिल्ली नहीं होती है। तो आपसे पूछा कि जीवाणुओं में निम्नलिखित में से किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, 70S, 80S, 50S, 60S। तो बच्चों इसका आंसर होगा 70S। अभी मैंने आपको बताया कि जीवाणुओं में क्या होता है बच्चा, जीवाणुओं में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S के होते हैं, और जितने भी जीव हैं यूकैरियोटिक उसमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। बच्चों एस का मतलब होता है स्वेड वर्ग इकाई, स्वेड वर्ग इकाई, स्वेड वर्ग इकाई। और ध्यान देंगे बच्चों, जैसे मैंने बताया आपको कि दो प्रकार के जीव, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S, और ये ऐसे बटा हुआ है दो सब यूनिट में, ऐसे ऊपर वाले 50S, नीचे वाला 30S। 50, 30, 80 होता है। ये जोड़ते नहीं है, ये जोड़ने वाला वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट एडिटिव वैल्यू, ये कोफिशिएंट है। तो 50, 70 को जब तोड़ेंगे तो 50S पहला टूटेगा यूनिट बड़ा वाला, छोटा वाला 30S में टूटता है। 80S को जब तोड़ेंगे बच्चों 80S को, तो ये पहला टूटेगा आपको 60S में और सेकेंड 40S में। बच्चों दोनों सब यूनिट मैग्नीशियम के द्वारा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जीवाणु में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है, आंसर होगा 70S। पूछे आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिका या आपकी कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, तो बच्चों कहेंगे हम 80S। एक और बात, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और प्रोकैरियोटिक कोशिका और जीवाणु, चार, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जीवाणु, सभी में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसके अलावे बच्चों जितने भी जीव एडवांस जीव हैं, सभी एडवांस जीवों में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी है। बच्चों जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी है। जीवाणु बच्चों एक कोशिकीय जीव है, और बहुत बड़ी बात है कि इसमें कोशिका भित्ति होती है पादपों की तरह, प्लांट की तरह इसमें कोशिका भित्ति होती है। तो सवाल है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, तो कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकॉन पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। बच्चों पेप्टिडोग्लाइकॉन पॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ है। बच्चों पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल, ग्लाइकॉन का मतलब होता है ग्लूकोज, सुगर्स, और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। यानी इतने सारे चीजों से मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज भी है थोड़ा सा, कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीसैकेराइड्स।
केवल प्रोटीन, केवल शर्करा नहीं, सब मिला के, तो आंसर होगा इसका पहला। अब बच्चों देखें, यूकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किसकी बनी होती है? यानी इनमें से किसमें यूकैरियोटिक कोशिका है? बच्चों रचना के दृष्टिकोण से, केंद्रक के दृष्टिकोण से, न्यूक्लियस के दृष्टिकोण से दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक और एक का नाम है यूकैरियोटिक। एक का नाम बच्चों क्या है? प्रो। देखो, प्रोकार्योटिक, और ये बना हुआ है प्रो और कैरियन से। प्रो और कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। यानी वैसी कोशिका जिसमें अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं, जिनका केंद्रक बहुत पुराना है, डिवीजन करने में क्षमता बहुत कम रखता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और सारे जीवाणु, सारे किंगडम मोनेरा के सदस्य प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यहां सवाल आपका यूकैरियोटिक से है बच्चों। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, देखो यूकैरियोटिक भी दो शब्दों से बना हुआ है, यू और कैरियन, यू एंड कैरियन। यू का मतलब होता है बच्चों, यू का मतलब होता है ट्रू, डेवलप, डेवलप, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी जिसमें विकसित केंद्रक पाया जाता हो, जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता हो, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। तो बच्चों मोनेरा को छोड़ करके, किंगडम मोनेरा को छोड़ करके बच्चों हमारे पास हमारे पास कितने किंगडम है? एक वैज्ञानिक थे विटेकर, विटेकर ने जीवों को 5 किंगडम में बांटा है। आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आपको कमेंट में लिखना है कि वो पांचों किंगडम कौन कौन से हैं। 5 किंगडम में से पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, और मोनेरा के सारे जीव आते हैं प्रोकैरियोटिक में। और एक किंगडम कौन सा हो गया जिसमें हम लोग आते हैं? एनिमलिया। 2 मैंने बता दिया, 3 आपको कमेंट में बताने हैं क्रम से। तो ध्यान देंगे बच्चों, इसमें यूकैरियोटिक कह रहा है तो मोनेरा तो है ही नहीं, जीवाणु तो इसमें है ही नहीं, जीवाणु नहीं है ना, आद्य जीव, पादप, कवक सभी होंगे बच्चों इसमें। आगे देखिए, तारक काय निम्न में से कौन सा कार्य संपन्न करता है? बच्चों तारक काय की बात करें तो सबसे पहले बताइए तारक काय की खोज किसने किया था? तो बच्चों तारक काय की खोज बोवेरी ने किया था। बोवेरी ने तारक काय की खोज किया था। अच्छा, तो तारक काय का क्या कार्य है बच्चों? तो ये कोशिका के विभाजन में, सेल के डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन का कार्य संपन्न करता है। दरअसल ये तारक काय केंद्रक के ठीक बगल में चमकीली आकृति में होता है और इसकी चमकते रहता है, और इसकी आकृति व्हील कार्ट यानी चक्का जैसे, घोड़े गाड़ी के चक्का, एक्का गाड़ी के चक्के जैसा होता है, जो कि सेंट्रियोल के मदद से बनता है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। बच्चों केवल केंद्रक में हो विभाजन, तो जब बच्चों केवल केंद्रक में होता है विभाजन, इस घटना को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्यों? क्योंकि कैरियोन का मतलब ही होता है केंद्रक, कैरियोकाइनेसिस। और जब केवल कोशिका विभाजन हो तो कहते हैं कोशिका द्रव्य में, जब केवल कोशिका द्रव्य में विभाजन हो तो उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और दोनों मिला देते हैं तो सेल डिवीजन बनता है। बच्चों यहां पे केंद्रिका है, ये केंद्रिका और केंद्रक दो होते हैं। आपसे कोई सवाल करे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, केंद्रक और केंद्रिका में क्या अंतर है? तो बच्चों केंद्रक तो कोशिका द्रव्य के ठीक बीच में गोल, गाढ़ा, घानी संरचना है, लेकिन केंद्रिका का निर्माण क्रोमोजोम करता है। कौन सा क्रोमोजोम करता है? सैटेलाइट क्रोमोजोम। और यह केंद्रिका क्या करती है? यह केंद्रिका आरएनए का निर्माण करती है, और यह आरएनए क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। तो कोई आपसे पूछे कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं?
राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा केंद्रिका को। बच्चों आप पढ़े होंगे कि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ये सही है कि प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम को बनाता है केंद्रिका, इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। अब बच्चों आगे देखेंगे, 90वें प्रश्न को चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। सवाल है, निम्न में से ग्रैनम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है आपके केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों इसका उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट। बात करें क्लोरोप्लास्ट की, बात करें लवक की। बच्चों लवक जो होता है ये प्लांट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। दरअसल हरित लवक पौधों के पत्तियों में पाया जाता है और एक लवक का महत्वपूर्ण प्रकार है, और ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रचना है। हरित लवक बच्चों दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रचना है, जिसका आकार होता है अंग्रेजी के सी अक्षर के समान या लेंस के समान। तो बच्चों इसके स्ट्रोमा में ओवल शेप का या थाली नुमा संरचना पाई जाती है। एक थाली, दो थाली, तीन थाली। तो इस थाली नुमे संरचना को हम कहते हैं थैलोक्वाइड। क्या कहते हैं बच्चों? थैलोक्वाइड कहते हैं। थैलाक्वाइड कहते हैं। और बड़े सारे जब थैलाक्वाइड मिलते हैं तो ग्रैनम बनता है। जैसे एक थैलाक्वाइड, दो थैलाक्वाइड, तीन थैलाक्वाइड। तो थैलाक्वाइड के समूह को ग्रैनम कहते हैं। तो इसका उत्तर तो हो गया क्लोरोप्लास्ट। कहाँ है क्लोरोप्लास्ट? तो ये क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो ये पूरा क्लोरोप्लास्ट ही होता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। तो ये जो सवाल है आपका ग्रैनम, तो ग्रैनम कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में है। इसके ये पूरा संरचना ग्रैनम कहलाया। उस ग्रैनम के समूह को ग्रैना कहते हैं, जो कि एक धागे जैसी संरचना से जुड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। सॉरी बच्चों, अब जान लीजिए इसके बाद उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। अब देखो, तो इसी ग्रैनम में ही प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। इसी ग्रैनम में प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसी ग्रैनम में, इसी थैलाक्वाइड में क्या है? क्लोरोफिल। क्या है बच्चों? क्लोरोफिल है। और ये जो खाली स्थान देख रहे हैं इसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो इतनी बात तो आपको याद रहेगी। सवाल फिर वही कि भाई हरित लवक की खोज किसने किया था? तो सिम्पर एक वैज्ञानिक है। 1864 ईस्वी की बात है जब सिम्पर ने हरित लवक की खोज की थी पौधों के पत्तियों से। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप कमेंट करके बताएंगे कि एक क्लोरोप्लास्ट में, एक हरित लवक में कितने ग्रैनम हो सकते हैं? एक हरित लवक में कितने ग्रैनम हो सकते हैं? आपको ये सवाल कमेंट में बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। देखो केंद्रक की बात करें, केंद्रक नहीं होगा। केंद्रक को हम लोग कहते हैं कोशिका का ब्रेन, कोशिका का दिमाग या कोशिका का कंट्रोल रूम। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस। और राइबोसोम, अभी आपने देखा राइबोसोम के बारे में बताया था कि प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। आगे देखिए, कोशिका स्राव का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों ध्यान देंगे, मैं पुनः एक सेल बना रहा हूं। बच्चों देखो ध्यान से, मैं यहां एक सेल बना रहा हूं। जैसे कि मैंने बनाया ओवल शेप में है, तो प्लांट सेल नहीं, एनिमल सेल का आकार अनिश्चित होता है। ये कैसे बन सकता है? ध्यान दो, ये है आपका न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें दोहरी झिल्ली होती है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से ठीक एक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका ईआर नाम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चे इसके जस्ट बगल में एक और पार्ट है, कोशिकांग एपरेटस है, जिसका नाम है गोल्जी काय। क्या नाम है? गोल्जी काय। ये जी बी है, गोल्जी बॉडी। फिर देखो बच्चों, इसके जस्ट बाद है लाइसोसोम और इसके बाद है रसधानी, वैक्यूल। तो आपका सवाल क्या है कि कोशिका का स्राव का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बच्चों, अंतःप्रद्रवी जालिका बनाता है प्रोटीन, बनाता है लिपिड्स, बनाता है वसा, ये तीनों बनाता है। तो जब तीनों बनाता है, तीनों को पैकेजिंग करेगा। तीनों को जो पैकेजिंग करता है, वो पैकेजिंग करता है कौन बच्चों? गोल्जी का है। जो प्रोटीन, जो लिपिड्स, जो हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका जो बनाता है, उन सभी पदार्थों को ये क्या करता है? गोल्जी का है, उसका मॉडिफिकेशन करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको पैकेजिंग करेगा, पैक करेगा, और फिर जरूरत के अनुसार हर कोशिका में स्रावित कर देगा, बांट देगा। तो इस तरह से हर कोशिका में ये प्रोटीन बांट रहा है, लिपिड्स बांट रहा है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बांट रहा है। तो स्राव का काम कर रहा है बच्चों गोल्जी काय। बच्चों, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? सी गोल्जी। और इन्होंने किससे किया था? उल्लू के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, तब इन्होंने कर दिया था गोल्जी काय की खोज। ग्रेनम भी आपने देखा था, जस्ट पहले ग्रेनम देखा था आपने, वहां पे ग्रेनम देखा था आपने। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो पूछा आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? कहेंगे कोलिकर। कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया बच्चों? कोलिकर ने किया है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाता है, इसी खोज पैलेडे ने किया है। अब आगे अगला सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है। नाम है राइबोसोम निम्न में से किससे संबंधित है? कितने बार बता दिया मैंने आपसे कि राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, और प्रोटीन का करता है संश्लेषण। इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं बच्चों? राइबोसोम का। आपसे फिर एक सवाल जो मैंने बताया पहले के लेक्चर में, अभी आज ही बताया, आपको कमेंट करके बताना है। बताना है आपको कि किसे कहते हैं राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री। आपको बताना है कमेंट करके कि राइबोसोम के निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, अगला है राइबोसोम निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा प्रोटीन के संश्लेषण से। गुणसूत्र के अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? और ये बहुत ही शानदार सा सवाल है बच्चों। एक सवाल आपसे मैं फिर करना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा दे दूं। डेटा क्या है कि धरती पर 8.7 मिलियन जीव हैं, 87 लाख जीव हैं, और उन जीवों को जातियों में बांटा जाए तो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख जातियां हैं, और सभी का निर्माण कोशिका से हुआ है। और कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर में केंद्रक द्रव्य है, और केंद्रक द्रव्य के अंदर में एक लंबे पतले धागे जैसी संरचना है जिसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। और यही क्रोमैटिड सेल डिवीजन के बाद क्रोमोजोम में बदल जाता है। तो अभी आपने क्रोमोजोम सुना बच्चों, क्रोमोजोम में कहा कि गुणसूत्र के अंतिम सिरे, गुणसूत्र को बोलते हैं अंग्रेजी में क्रोमोजोम। ये देखिए आपका क्रोमोजोम है। गुणसूत्र के अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? तो ध्यान दो, ये क्रोमोजोम, ये जो बीच में जहां से दोनों के अर्ध क्रोमोजोम बांधे जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, क्रोमोजोम की भुजा है बच्चों, इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। इसे कहते हैं हम बच्चों क्या? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते हैं। और देखो ध्यान से,
ये जो बाहरी आवरण है क्रोमोसोम का, इसे कहते हैं पेलिकल, इसे कहते हैं पेलिकल। ये पेलिकल है। और इसके अंदर में देखो बच्चों, एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमोनीमा कहते हैं, और अंदर रहता है मैट्रिक्स। और देखो, ये जो गुणसूत्र का शीर्ष है जिससे आपका सवाल क्रैक होगा, इस शीर्ष को हम लोग कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं बच्चों? टीलोमियर। गुणसूत्र के अंतिम सिरे को क्या कहते हैं बच्चों? टीलोमियर कहते हैं। इसी टीलोमियर के कारण बच्चों आपके दोनों गुणसूत्र की भुजाएं आपस में नहीं सटती है। बच्चों, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाल्डेयर ने, किसने? डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। आपसे पुनः मेरा एक सवाल है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपको कमेंट करके बताना है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे मैं और बताऊंगा, आपको ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहूंगा। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। हाँ, हालांकि लिखने में बहुत मेहनत लगती है, लिखना है फिर बताना है, तो मैं जल्दी कुछ चाहूँगा ऐसा करूँ कि मैं लिखूँ नहीं, कुछ ऐसा व्यवस्था कर दूँ कि क्वेश्चन एकदम रिटर्न रहे, तो जल्द मैं करूँगा। आप हमें अपना प्यार, अपना सम्मान, अपना साहस हमें दे, और चलते चलते आपके लिए खांसी की ग्लाइकोडीन हो तुम। क्या बच्चों? खांसी की ग्लाइकोडीन हो तुम, सर दर्द की क्रोसिन हो तुम, वोमिटिंग की एम्फोमिन हो तुम। इसीलिए हम तुम्हें पसंद करते हैं, क्योंकि डॉक्टर सबसे हसीन हो तुम, मेरे दिल की मेडिसिन हो तुम, इस दिल की मेडिसिन हो तुम। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।